नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट 1 में मैंने बात किया है कि लिंग्विस्टिक्स क्या होता है और लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी जो होती है वो लिंग्विस्टिक्स कही जाती है। कोर एरिया, इससे पहले की वीडियो में मैं कोर एरिया की बात किया हूँ कि कौन कौन से एरियाज होते हैं जो लिंग्विस्टिक्स के कोर न्यूक्लियस एरियाज होता है, और उन सारे एरियाज के स्टडी के बाद हम इसका अप्लीकेशन कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, उसको अप्लाइड एरिया कहते हैं, जहाँ उसका अप्लीकेशन होगा। तो इस वीडियो में अप्लाइड एरियाज की बात की गई है और उस अप्लाइड में भी जो फेमस अप्लाइड एरियाज है उसकी बात की गई है। तो आइए देखते हैं अप्लाइड एरिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशियो लिंग्विस्टिक्स। अगर लैंग्वेज की स्टडी सोसाइटी को ध्यान में रख करके की जाती हो, सोसाइटी के नॉर्म्स जो होते हैं, सोसाइटी में जो ग्रुप्स होते हैं, उसको आधार बना करके लैंग्वेज की वेराइटीज की स्टडी जब की जाती है उसे सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियो लिंग्विस्टिक्स, जिसमें कि हम डायलेक्ट पढ़ते हैं, सब डायलेक्ट का स्टडी करते हैं, जिसमें हम जेंडर के बेसिस पर लैंग्वेज का स्टडी करते हैं, जिसमें हम कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्लास के बेसिस पर लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स होता है। क्लास के बेसिस पर, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये माना गया है, ये रिसर्च में देखा गया है कि जो हाई क्लास के लोग होते हैं उनकी जो भाषा होती है वो परिष्कृत होती है, उनकी जो भाषा होती है उसमें प्योरनेस आता है, वो प्योर भाषा होती है, शुद्ध भाषा बोलते हैं लोग। और जो लो क्लास के लोग होते हैं उनकी भाषा में टैबू वर्ड्स, यानी जो रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स होते हैं, वो ज़्यादा यूज होता है। तो ये रिसर्च में देखा गया है। तो इस तरह की जब हम स्टडी करते हैं तो वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहा जाएगा उसको। फिर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स क्या होता है। तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, यानी देखिए हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक्स यानी कि लैंग्वेज की स्टडी जब हम हिस्ट्री को ध्यान में रख करके, यानी कि जब लैंग्वेज चेंज की बात करते हैं, यानी कि आज से 200 साल, 300 साल या 500 साल पहले लैंग्वेज कैसी थी और आज लैंग्वेज कैसी है, जब इस तरह का अध्ययन करते हैं हम, तो उसको हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। बेसिकली हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज चेंज की बात करते हैं और उस लैंग्वेज चेंज में साउंड चेंज मेन है, साउंड चेंज एंड सिमेंटिक चेंज, यानी कि ध्वनि परिवर्तन और शब्द के अर्थ में क्या क्या परिवर्तन हुआ और किस किस लेवल पर चेंजेज आए हैं, इन सब की जब स्टडी करेंगे तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स को विस्तार में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि कौन सी ध्वनियाँ पहले यूज हुआ करती थी भाषा में और अब उसका लोप हो गया है। फिर सिमेंटिक चेंज की जहाँ बात करेंगे तो शब्द के अर्थ में विस्तार होता है, शब्द के अर्थ में संकुचन होता है, नैरोनेस, वाइडनेस, ये जो होता है उस हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आता है टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी एक फेमस ब्रांच है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का, जिसमें हम लैंग्वेज के टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप्स के लैंग्वेज हो सकते हैं, और उन टाइप्स को करने के लिए एक आधार बनाते हैं। मान लीजिए कि हम आधार बना लिए वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर को हमने आधार बना लिया कि वर्ड ऑर्डर के बेसिस पर हम लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर ऐसी स्टडी करते हैं, वर्ड ऑर्डर जैसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, या फिर कभी जैसे SVO हो गया। तो अगर हम कभी कभी देखते हैं कि SOV भी ऑर्डर होता है, कभी कभी ये देखते हैं कि OVS ऑर्डर भी होता है। दुनिया की ऐसी लैंग्वेजेज है, कुछ भाषाएं ऐसी है जिसमें OVS ऑर्डर होता है, कुछ ऐसी है जिसमें VOS हो जाता है। तो
तो इस तरह की जब हम स्टडी करते हैं वर्ड ऑर्डर के बेस बना करके, तो वर्ड ऑर्डर टाइपोलॉजी कहा जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल टाइपोलॉजी कहा जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल टाइपोलॉजी बेसिकली मॉर्फीम को ध्यान में रख के करते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी एक आधार मान लेते हैं और उस आधार पर जब लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे एरिया को आधार मान लिए, और अगर उसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग हम दुनिया की लैंग्वेजेस को ग्रुप में बांटते हैं, तो एरियल टाइपोलॉजी हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसके एग्जाम्पल्स जैसे देखिए, जैसे SVO, तो ये इंग्लिश जो है, देखिए पहले सब्जेक्ट यूज होता है, फिर वर्ब यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है। लेकिन जब आप जब हिंदी को देखेंगे तो सब्जेक्ट यूज होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, फिर वर्ब यूज होता है। उदाहरण जैसे यहाँ राम ईट्स मैंगो, और हिंदी में राम आम खाता है। तो ये जब इस तरह के बेसिस पर हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी के बाद एक ब्रांच है फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स, बहुत ही फेमस और बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है। और इंडिया में अभी तो ये ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में एक एस्टेब्लिश फील्ड है ये, और वहाँ पर इसका काफ़ी यूज होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। तो फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स का अर्थ ये हुआ कि जब हम लिंग्विस्टिक्स नॉलेज का यूज केसेज में, लॉ में करते हैं, जैसे ट्रेडमार्क इश्यूज को सॉल्व करने के लिए करते हैं, जैसे सुसाइड नोट एनालिसिस के लिए उसका अगर लिंग्विस्टिक्स नॉलेज का यूज करेंगे, जैसे आप किसी टेक्स्ट एनालिसिस में लिंग्विस्टिक्स का यूज करेंगे, किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन में जब लिंग्विस्टिक्स का यूज करते हैं हम, तो वो फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है, जिसको कि लैंग्वेज एंड लॉ भी हम लैंग्वेज एंड लॉ कह सकते हैं। तो इस तरह हम जब देख रहे हैं कि लीगल सिस्टम में जब लिंग्विस्टिक्स यूज हो रहा है तो वो फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स की बात करेंगे। देखिए एक मज़ेदार बात यह है कि लॉ का जो इंटरप्रिटेशन होता है, लिंग्विस्टिक जो इंटरप्रिटेशन होगा जो कुछ किसी टेक्स्ट का, वो जनरली एडवोकेट और जज करते हैं, या जो लॉ के प्रोफेसर्स है वो करते हैं। लेकिन लिंग्विस्टिक्स को बेस बना करके अगर टेक्स्ट का एनालिसिस किया जाए तो वो ज़्यादा सटीक होगा, जो कि अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में इस लिंग्विस्ट का मदद लेते हैं, कोर्ट में उनके लिए प्लेस होता है। और धीरे धीरे ये इंडिया में भी ऐसा होने लगा है कि किसी केस एक्सपर्ट को बुला करके और किसी टेक्स्ट का एनालिसिस किया जाए, किसी टेक्स्ट का मीनिंग पूछा जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई लॉयर है तो वो किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो उस टेक्स्ट का एनालिसिस हो सकता है कि वो पार्टी को ध्यान में रख के करें, और जो दूसरे तरफ का लॉयर है वो भी अपने पार्टी को ध्यान में रख करके करता है। और लॉयर जो होते हैं जजेज को असिस्ट करने के लिए होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो लॉयर का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो इम्पार्शियल नहीं होता है। लेकिन अगर एक लिंग्विस्ट किसी टेक्स्ट का एनालिसिस करता है तो वो किसी पार्टी को ध्यान में रख के नहीं, वो टेक्स्ट का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या होता है उसको ध्यान में रख कर करता है। तो हम इन सब का स्टडी जो किया जाता है वो फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में किया जाएगा। और बहुत हम फेमस एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं जो ज़्यादा यूज होता है सुसाइड नोट एनालिसिस में। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड किया और वो एक नोट लिखा, तो इस बात की संभावना ये भी है कि जो सुसाइड नोट है उससे ज़बरदस्ती लिखवाया गया हो, गन पॉइंट पर लिखवाया गया हो, या किसी व्यक्ति का मर्डर करके और एक सुसाइड नोट लिख करके और वहाँ छोड़ दीजिए। तो ये कौन बताएगा कि ये वही व्यक्ति लिखा है या किसी और ने लिख करके और उसका मर्डर कर दिया है। तो इस तरह की जब हम लिंग्विस्टिक्स नॉलेज का यूज करके उस सुसाइड नोट का एनालिसिस करते हैं तो फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में आता है। इसमें ये बहुत ही
वाइड एरिया है, इसमें कई सारे फील्ड्स है फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में ही, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन होता है, जैसे आपका हैंड राइटिंग एनालिसिस होता है, तो ये फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में हम करते हैं। उसके बाद साइकोलिंग्विस्टिक्स, जब हम ह्यूमन माइंड को ध्यान में रख करके जब साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स का इंटरफेस होता है तो साइकोलिंग्विस्टिक्स होता है। साइकोलिंग्विस्टिक्स में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि लैंग्वेज का प्रोडक्शन कैसे हुआ, लैंग्वेज का कंप्रिहेंशन कैसे हुआ, लैंग्वेज का प्रोसेस कैसे हो रहा है। यानी कि एक बच्चा लैंग्वेज का कौन सा हिस्सा पहले सीखता है, कौन सा हिस्सा बाद में सीखता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ लैंग्वेज में उसमें मैच्योरिटी कैसे आती है। तो प्रोडक्शन, कंप्रिहेंशन एंड प्रोसेस की जब स्टडी करते हैं ह्यूमन माइंड में तो साइकोलिंग्विस्टिक्स होता है। और साइकोलिंग्विस्टिक्स के ही का ही एक ब्रांच है न्यूरोलिंग्विस्टिक्स। इन न्यूरॉन्स को, ह्यूमन माइंड्स में न्यूरॉन्स होते हैं जो आपको सेंस देते हैं, उसी से आप सेंस, तो उन न्यूरॉन्स को आधार बनाकर जब लिंग्विस्टिक्स की स्टडी की जाती है तो न्यूरोलिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। बेसिकली इसमें किस तरह के न्यूरॉन्स लैंग्वेज के किस हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लैंग्वेज के लिए कौन सा न्यूरॉन्स ह्यूमन माइंड के किस हिस्से में रहता है, इसकी जब स्टडी करते हैं तो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। एक फेमस ब्रांच जो आज के डेट में बहुत फेमस है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है कि लिंग्विस्टिक्स नॉलेज का यूज कंप्यूटर के फील्ड में, यानी कि जैसे मशीन ट्रांसलेशन हो गया, तो मशीन ट्रांसलेशन में प्रोग्रामिंग के लिए एक कंप्यूटर साइंटिस्ट का जब एक लिंग्विस्ट असिस्ट करता है तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में करता है। एक जैसे कि मान लीजिए कि एक बात बता रहे हैं कि कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट है, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशन को जानता है। तो उस कंप्यूटर साइंटिस्ट को जो असिस्ट करता है, जो लिंग्विस्टिक असिस्ट करता है, उसको कह दें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट। तो कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर को समझने के लिए, उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए जब हम लिंग्विस्टिक्स नॉलेज का यूज करते हैं या कंप्यूटर साइंटिस्ट को असिस्ट करते हैं, लिंग्विस्टिक्स इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हो गया। उसके बाद एक एरिया है लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग में लिंग्विस्टिक्स नॉलेज यूज करेंगे जब, तो लैंग्वेज टीचिंग ही भी एक लिंग्विस्टिक्स का अप्लाइड एरिया आता है। बेसिकली इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा मेथड यूज करें कि कोई लर्नर जल्दी किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीख जाए। जैसे इंडिया में इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज है। तो अब जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो जनरली हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज करते हैं, यानी कि पहले हम उसका रूल्स रेगुलेशन सीखते हैं, वर्ड्स याद करते हैं, और फिर उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और इसको आधार बनाकर हम लैंग्वेज सीखते हैं। लेकिन एक दूसरा मेथड भी हो सकता है डायरेक्ट मेथड, यानी कि हम हिंदी का यूज ना करें, मतलब डायरेक्ट टारगेट जो हमारा है, टारगेट लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज है, तो डायरेक्ट अगर हम टारगेट लैंग्वेज में ही उस लैंग्वेज को सीखें तो डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं लैंग्वेज टीचिंग की। ऑडियो लिंगुअल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, सजेस्टोपीडिया है, तो कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है। तो इस तरह की जब स्टडी करते हैं, इसका मेन मकसद ये होता है कि हम किसी को लैंग्वेज कैसे सिखा दें, कैसे उसको पढ़ा दें, ताकि उसमें कॉम्पिटेंस आ जाए लैंग्वेज की। और लैंग्वेज आप कोई जानते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उस लैंग्वेज में आपकी कॉम्पिटेंस है। एक क्वेश्चन है कि इफ़ यू नो अ लैंग्वेज व्हाट डू यू नो। अगर आप एक भाषा जानते हैं तो आप क्या जानते हैं, आप उस भाषा में क्या जानते हैं, क्या आप उस भाषा के रूल्स रेगुलेशन जानते हैं? नो। इफ़ यू नो अ लैंग्वेज यू नो द कॉम्पिटेंस ऑफ लैंग्वेज। उसकी आपकी समझ है, उस लैंग्वेज के कल्चर, उस लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशन, उस लैंग्वेज के प्रैग्मेटिक्स को आप जानते हैं, तब आप एक लैंग्वेज को जानेंगे। और लैंग्वेज सीखने का मेन मकसद होता है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड
कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग जिसको कहेंगे। तो ये 4 फेमस जो एम्बिशंस है, जो गोल है, इसी के लिए हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं। तो अगर कोई आप लैंग्वेज जानते हैं, इसका मतलब कि आप उस लैंग्वेज को पढ़ने जानते हैं, उस लैंग्वेज में बात करना जानते हैं, उस लैंग्वेज को लिखने जानते हैं और उस लैंग्वेज को समझना जानते हैं, उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। अगर ये सब कुछ जानते हैं तो आप एक भाषा जानते हैं। तो लैंग्वेज टीचिंग में ये पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स का मतलब होता है कि स्टाइल की स्टडी, जिसको हिंदी में शैली विज्ञान कहेंगे। स्टाइल का से यहाँ तात्पर्य ये है कि कोई टेक्स्ट है, कोई राइटिंग है, उसकी क्या क्या स्टाइल है, उसके ध्वनि की क्या विशेषताएं, ध्वनि किस तरह की उसमें फोनेटिक्स यूज किया गया है, किस तरह की उसमें मॉर्फोलॉजी यूज की गई है, किस तरह के सेंटेंसेज यूज किए गए हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो जनरली लिटरेचर में हर राइटर का अपनी स्टाइल होती है। जैसे आप देखेंगे प्रेमचंद की जो स्टाइल है वो औरों से भिन्न है, और जयशंकर प्रसाद की जो स्टाइल है वो दूसरों से भिन्न है। तो जब किसी एक राइटर की जब स्टाइल का, हम राइटर का जो टेक्स्ट है उसकी जब स्टाइल की बात कर रहे हैं तो वो स्टाइलिस्टिक्स में आ जाएगा। तो इसमें स्टाइल की स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद एक ब्रांच है सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स में हम साइन का स्टडी करते हैं, सिंबल की स्टडी करते हैं, उसका यूज एंड इंटरप्रिटेशंस की स्टडी करते हैं। जैसे साइन में आप देखे होंगे कि अगर हम एक ऐसा एक गोला बना दिए, फिर उसमें ऐसे ऐसे कर दिए, तो इसको हम समझ जाते हैं कि ये सूरज का है। ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि एक इस तरह की स्टडी कर, जैसे एक सड़क पर जा रहे हैं, किसी बोर्ड को लगाकर अगर वहाँ एक स्पून का, चम्मच का सिंबल अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाते हैं कि आगे रेस्टोरेंट है, आगे होटल है। तो ये सिंबल का, एम्ब्लेम का, इंडेक्स का, साइन का जब स्टडी और उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है वो सेमियोटिक्स में आता है। और बेसिकली सेमियोटिक्स का यही डिफिनेशन होता है कि स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स, देयर यूज एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये सेमियोटिक्स हो जाएगा। ट्रांसलेशन स्टडी, ट्रांसलेशन स्टडी आप समझ रहे हैं कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उस टेक्स्ट को ट्रांसलेशन हो जाता है। लेकिन ट्रांसलेशन में भी कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन हो गया, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन हो गया, इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन हो गया। ऐसा भी होता है कि हिंदी का ट्रांसलेशन हिंदी में भी किया जाए, मतलब कि उसको आसान करने के लिए, कोई अगर कठिन भाषा में लिखा गया है तो उसको समझाने के लिए उसको अगर आप साधारण भाषा में यूज करते हैं, लिखते हैं, तो वो हो गया आपका इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन। लेकिन अगर हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन हो गया। तो ट्रांसलेशन स्टडी भी लिंग्विस्टिक्स में आता है। फिर उसके बाद जू लिंग्विस्टिक्स को देख लेते हैं। जू मतलब एनिमल होता है, जू का अर्थ एनिमल, और लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान। यानी कि जब आप जानवरों की भाषा का अध्ययन करते हैं, जब आप एनिमल्स लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, उनको आप कंप्रीहेंड करते हैं, तो जू लिंग्विस्टिक्स होता है। इस तरह से हम देखें कि अप्लाइड एरिया ऑफ लिंग्विस्टिक्स, इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप कोर एरियाज ऑफ लिंग्विस्टिक्स को पढ़ लिए तो उसका एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, तो उसका एप्लीकेशन इन सारे सब्जेक्ट्स में, इन सारे ब्रांचेज में करते हैं। और लिंग्विस्टिक्स जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है। सारे लैंग्वेज में से, सारे सब्जेक्ट से इसको रिलेट किया जा सकता है। आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें फिजिक्स को भी पढ़ना होगा, उसमें बायोलॉजी को भी पढ़ना होगा, उसमें हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, जियोग्राफी पढ़ना होगा, उसमें आपका सोशल साइंस पढ़ना होगा, उसमें आपको लिटरेचर को ध्यान में रखना होगा। इसलिए लिंग्विस्टिक्स एक ब्रॉड एरियाज है और एक ऐसा ब्रांच, एक ऐसा ये पेड़ है, एक ऐसा कह सकते हैं कि ये बरगद का पेड़ है, जिसके अंदर में लगभग सामान्य रूप से जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। और उसको आधार बनाकर, जिसको आधार बनाकर पढ़िएगा उसके साथ उसका नाम जुड़ जाएगा। सोसाइटी को आधार बनाकर पढ़िएगा तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स हो जाएगा। कंप्यूटर को आधार बनाकर करिएगा, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं
साइकोलॉजी को आधार बनाकर करिए, साइकोलिंग्विस्टिक्स हो जाएगा। तो ये जो इसके अप्लाइड एरियाज है ये इतने ही नहीं हैं, ये और भी है, और भी ये ग्रोइंग है, वो हो रहा है, और भी नए नए फील्ड आ रहे हैं। मैंने जितना बताया ये फेमस एरियाज है और इसमें रिसर्च हो चुके हैं और हो भी रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च इनमें हो रहे हैं, इसलिए मैं बताया कि ये अप्लाइड यहाँ पर करेंगे। साथियों, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स पार्ट 2 अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।